गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस के बारे में जानेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बी आउटलाइन एज फॉलोज। इस तरीके से है। सबसे पहले है अफेक्टिव मैनेजमेंट। अफेक्टिव मैनेजमेंट बाय पासिंग ऑन द रूटीन वर्क to the subordinate, the manager gets more time to concentrate of important matter. This would increase his effectiveness. जब कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट या जब कोई मैनेजर अपने वर्क को, सारे वर्क को तो वो खुद कर नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, अपने कुछ वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देता है। तो उसे सौंपने के बाद में उससे थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है, जिससे वो क्या करता है, अपने जो भी नेसेसरी वर्क है, जो अन्य इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसे वो आसानी के साथ पूरा कर लेता है। उससे क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ती है। यानी कि प्रभावपूर्ण, अफेक्टिव का मतलब प्रभावपूर्ण का अर्थ है उद्देश्य को सफलता के पूर्वक प्राप्त करना। जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, उस ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक आसानी से प्राप्त करने से है। तो सफलतापूर्वक उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर लेना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होगा प्रबंधकों के कार्यभार में कमी। इससे क्या होगा, मैनेजर का कार्यभार थोड़ा कम हो जाएगा। अब वे मैनेजर आसानी से जो अन्य कार्य हैं, उन कार्यों को वो आसानी से कर लेंगे, या निश्चित रूप से उन प्रबंधकों से जो अधिकार ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उनसे बेहतर वो काम कर लेंगे, जो अधिकारों को, अपने को, अथॉरिटी को, अपने को, अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देते हैं। और वो अच्छे से अच्छे निर्णय, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी रख सकते हैं। इन अधीनस्थों को, जो सबऑर्डिनेट है, उसको इसका क्या लाभ मिलता है, उनके स्किल डेवलपमेंट होता है, उनका स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, भावी मैनेजर्स तैयार होते हैं इससे। यह ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। परिणामतः प्रबंधकों की जो इफेक्टिवनेस है वो इससे बढ़ने लगती है। दूसरा है दूसरा है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे होता है, जब कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई वर्क सौंपता है, तो वो ये सोच करके सौंपता है कि ये मेरा अपना आदमी है और ये आसानी से काम को इसको कर सकता है। ये तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबऑर्डिनेट क्या सोचता है, अरे भाई, अधिकारी ने मुझे ये काम दिया है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, और जब सोच समझ के दिया है तो उसमें मेरा कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ही रहा होगा। तो जब ये भावना उस सबऑर्डिनेट के अंदर आती है, तो वो कार्य को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ करता है, और उस जिम्मेदारी को वो पूरा करता है। तो ये होती है मोटिवेशन ऑफ। इससे ये मोटिवेशन मिलता है किसको, एम्प्लॉय को। तो डेलीगेशन ऑफ द एम्प्लॉइज ग्रांट ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। जब सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ग्रांट की जाती है तो उसको इसका बेनिफिट मिलता है अथॉरिटी का। सो दे हैव अ सेंस ऑफ रिकग्नाइजेशन
they feel encouraged and were motivated to work for higher performance. उसे इस बात की खुशी होती है सबॉर्डिनेट को कि मेरे जो है सुपीरियर ने मुझे कोई काम सौंपा है तो वो मेरे लिए कुछ फायदे के लिए सोचा होगा, मेरे नुकसान के लिए नहीं सोचा होगा। तो ये सोच करके एम्प्लॉय का एंकरेजमेंट होता है, उसका साहस बढ़ता है और उसको उसका मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो है बेनिफिट्स होता है एम्प्लॉय को। इन द प्रोसेस ऑफ द डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी, बोथ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड to the subordinate. This situation provides liberty to work and take decision on and part of the subordinate. Gaining through this, they exhibit their टैलेंट एंड स्किल। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय अपने टैलेंट को दिखाता है, अपने स्किल को बढ़ाता है और इससे उसके टैलेंट और स्किल में इंक्रीमेंट भी होता है, बढ़ोतरी भी होती है। विद बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट क्रिएट अ नाइक फॉर द देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। Consequently, they get job satisfaction and feel motivated to perform even better. तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, जब भी कोई मैनेजर या कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई वर्क सौंपता है, अथॉरिटी देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, उसके टैलेंट में इंक्रीमेंट होता है, उसका स्किल डेवलपमेंट होता है। तो इस बात का बेनिफिट एम्प्लॉय को भी मिलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट अपॉर्चुनिटी टू द यूटिलाइज दैट टैलेंट। अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने का उसको मौका मिलता है और उस मौके का वो पूरा फ़ायदा भी उठाता है। दे विल इम्प्रूव इट अलाउ देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड रिज्यूम दोज रेस्पॉन्सिबिलिटी विच विल इम्प्रूव देयर कैरियर prospectus etc. It make them better leaders and decisions makers. इससे क्या है, बेटर लीडर्स मिलते हैं, डिसीजन मेकर्स मिलते हैं। Thus delegation help by the preparing better future manager. इससे क्या, भविष्य के लिए अच्छे मैनेजर मिलेंगे। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विकास होगा। डेलीगेशन एम्पावर्स द एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग देम विद द चांस टू यूज देयर स्किल्स, गेन एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट themselves फॉर हायर पोजीशन। तो इससे क्या है, एम्प्लॉय का भी बेनिफिट्स होता है। एक व्यक्ति का मानसिक विकास तभी होता है जब उसके पास निर्णय लेने का अधिकार हो, और निर्णय लेने का अधिकार उसे इसमें मिल ही जाता है। तो वो एम्प्लॉय क्या होता है, अपने अधिकार का, अपने डिसीजन मेकिंग का खुलकर प्रयोग करता है। अधिकार अंतरण प्रक्रिया अधीनस्थों को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है और अधिकारों के होते हुए संबंध विभिन्न परिस्थितियों में जो है वो आसानी से निर्णय ले सकता है। परिणामस्वरूप भविष्य में वे अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। भविष्य के लिए भावी
मैनेजर्स मिल जाते हैं। तो ये था एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इसमें अफेक्टिव मैनेजमेंट। ये हो गया अफेक्टिव मैनेजमेंट। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। इससे क्या है, विकास में सहायक होता है। कौन? डेलीगेशन। डेलीगेशन से जो है अधिकार जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं, जो पावर हमने ट्रांसफ़र की है, से किसी व्यक्ति का या विभाग का ही नहीं विकास नहीं होता है, इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निर्णय लेने में सक्षम कर्मचारियों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण व्यवसाय का विचार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण को जो है पूरा किया जा सकता है। तो ये है फैसिलिटेट ऑफ ग्रोथ। एंड डेलीगेशन हेल्प एक्सपेंशंस ऑफ एन organization by providing friend and experienced people a ready workforce to take up leading positions in new ventures। तो फैसिलिटेट टू ग्रोथ सहायक होती है, ग्रोथ में सहायक होता है डेलीगेशन। अगला है बेटर कोऑर्डिनेशन। द एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन namely authority, responsibility and accountability help to define power, duties and answerability related to the various positions and in an organizations. Clearly in the reporting relationship help in the developing and maintaining effective coordination, group various development, leave and functions of management। तो इससे क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन में सहायता मिलती है, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन बना रहता है इसमें। तो जो हमने अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रांसफ़र की है, इससे ये एक प्रोसेस होती है। इससे कर्मचारियों को या कहने का मतलब सबऑर्डिनेट को अपनी पावर्स, ड्यूटीज़ और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का स्पष्टीकरण होता है। अतः सभी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत हो जाते हैं। सब कुछ स्पष्ट हो जाने पर बढ़िया समन्वय स्वतः ही स्थापित हो जाता है। इसका लाभ यह होता है कि ना तो कोई काम अनावश्यक रूप से दो बार होता है, ना ही कोई काम करने से छूटता है। तो ये बेटर कोऑर्डिनेशन है। क्रिएशन मैनेजमेंट ऑफ द हायरार्ची। क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट बाय द हायरार्ची का मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एस्टेब्लिश्ड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। उनके रिलेशनशिप से ही जो बनती है ये, विच क्रिएटेड द हायरार्ची ऑफ मैनेजमेंट, द एक्सटेंट ऑफ द delegated authority decided the power that each job position in the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन में इन क्रिएशन ऑफ द मैनेजमेंट होता है। तो आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ द अथॉरिटी
या इम्पोर्टेंस ऑफ द डेलीगेशंस के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा, यानी सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाते हैं। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी कार्य होगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाएगा। और तब मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद में जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट उसी डिसीजन के आधार पर वर्क करेगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जहां डिसीजन लेने के अधिकार अन्य डिपार्टमेंटों को भी होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन कुछ और होगा, और सुपरवाइजरी लेवल का डिसीजन कुछ और होगा। तो जहाँ डिसीजन लेने की पावर जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहाँ जो है डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स द सिस्टमेटिक एफर्ट्स ऑफ द डेलीगेट्स टू द लोएस्ट लेवल। ऑल अथॉरिटी except the one which can be exercised at central point। यानी कि जहां अथॉरिटी सब डिपार्टमेंटों को आपस में डेलीगेट्स कर दी जाती हैं, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल ऑफ द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पर अपनी अपनी जो है सबको जो है डिसीजन मेकिंग का अधिकार होता है, राइट्स होता है। तो दिस एम्पावर्स लोअर लेवल टू टेक डिसीजन। लोअर लेवल अपना डिसीजन लेगी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम, जो भी उसे प्रॉब्लम्स होगी उसके बारे में, विदाउट हैविंग टू गो टू अपर लेवल। बिना अपर लेवल के सहयोग से के बिना ही वो अपना डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेगी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसे अपर लेवल पर जाने का, उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। डिपेंडिंग ऑन द जॉब्स ईच वन ऑफ देम आर हैंडलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द decision making authority is retained by the top level management। और वहाँ सेंट्रलाइजेशन होता है जहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है। कोई भी डिसीजन अन्य किसी को लेने का जहाँ पर राइट नहीं होता है, पावर नहीं होती है, वहाँ सेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जहाँ पावर एंड अथॉरिटी लेने का राइट सेंट्रलाइज में तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को होगा। सारे डिसीजन मेकिंग के वर्क कौन करेगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। लेकिन जो है डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, यानी सबको पावर दे दी जाती है। सब स्वतंत्र होते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स में डिसीजन लेने के लिए। तो जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सभी में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, सभी डिपार्टमेंटों को, सभी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को, तो वहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो बच्चों, हमने आज डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ द डेलीगेशंस पढ़ा। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे
अफेक्टिव मैनेजमेंट, पहला है अफेक्टिव मैनेजमेंट होता है डेलीगेशंस के माध्यम से, जब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एक मैनेजर दूसरे सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है तो मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है। इससे मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। इसमें क्या है, जब किसी सबऑर्डिनेट को कोई अपने अधिकारी से उपहार स्वरूप कोई वर्क मिलता है तो उसे करने के लिए उसे मोटिवेशन मिलता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, जब कोई अतिरिक्त या हायर क्वालिटी के माल को, हायर क्वालिटी के जॉब को जब कोई व्यक्ति करता है, सबऑर्डिनेट करता है, तो उसका स्किल्स और टैलेंट जो है वो बढ़ जाता है। इससे उसके टैलेंट में इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ऑफ द ग्रोथ। इससे क्या है ना, एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। एम्प्लॉय के तो टैलेंट्स की ग्रोथ होती है, टैलेंट्स बढ़ता है, उसकी स्किल बढ़ती है। और मैनेजर क्या होता है, अपने वर्क को जब दूसरे सबऑर्डिनेट को सौंप देता है तो अन्य अफेक्टिव वर्क्स भी कर लेता है, अन्य जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसको पूरा कर लेता है। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। इसमें एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट और सुपीरियर मैनेजर आपस में दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे के कार्य को वो समझते हैं और फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी से उस वर्क को करते हैं। तो कुल मिलाकर के बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है। द एलिमेंट्स ऑफ द डेलीगेशंस नेमली authority, responsibility and accountability have to define power, duties and answerability related to the various positions in an organization. Clarity in reporting relationship help in developing and maintaining effective coordinations among various department levels एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द हियरार्ची। मैनेजमेंट का जो है क्रिएशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को भी देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन वह होता है जहां सारे डिसीजंस, सारी पावर केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है और किसी को इसकी पावर नहीं होती, ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट को होती है ना लोअर लेवल मैनेजमेंट को होती है। यानी किसी भी मैनेजमेंट को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है, केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सारी अथॉरिटीज होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जहां पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। हर लेवल को अपनी अपनी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी दे दी जाती है, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ होगा, जहाँ पावर और अथॉरिटी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अलग अलग को। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अपनी अकाउंटेबिलिटी होगी, अपनी डिसीजन लेने की पावर होगी, वो अपना डिसीजन लेगा। अगर कोई उसको प्रॉब्लम होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी, उसका डिसीजन मेकिंग करेगी। और यदि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम्स होती है अपने वर्क से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड या अन्य किसी से रिलेटेड, तो वो जो है अपने डिसीजन अलग लेगी। ऐसे सुपरवाइजरी जो है, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है, अगर उसको अपनी डिपार्टमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो अपने जो है डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स को के बारे में जो भी डिसीजन होगा वो स्वयं ही लेगी। तो इस तरीके से जो है अपने अपने वर्क के बारे में सारे डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से
डिसीजन लेंगे, इसे हम जो है डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। आप ये सारा वर्क जो है कंप्लीट कर लें, इसके नोट्स बना लें, नोट्स बना करके फिर उन्हें चेक कराएं। थैंक यू वेरी मच।